ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू इंडी रेसलिंग। सो आज की न्यूज तीन चार टॉपिक्स पे हम कवर करने वाले हैं। नंबर वन बीइंग बॉबी फिश, नंबर टू बॉबी फिश की न्यूज, नंबर टू काइली और राइली ने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसी रायता फैलाने वाली न्यूज डाली है। नंबर थ्री बिंग AEW में दी अनडिस्प्यूटेड एरा या अनडिस्प्यूटेड एलीट का फ्यूचर क्या होने वाला है। और फाइनल टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रॉन स्ट्रोमन, जो नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ में डेब्यू कर सकते हैं इमीडिएटली आफ्टर क्लैश ऑफ द कैसल या इमीडिएटली आफ्टर ऑल आउट। तो सबसे पहली न्यूज आ रही है बॉबी फिश के एंगल से। बॉबी फिश एज यू नो अनडिस्प्यूटेड एरा का एक बहुत ही जरूरी पार्ट रहे हैं पिछले 4 साल NXT में। और रिसेंटली पिछले साल जैसे ही ऑल आउट खत्म हुआ, जैसे ही सैमी गवारा अपना TNT टाइटल होल्ड कर रहे थे, तो बॉबी फिश ने अपना AEW डेब्यू किया। अब उनको रिसेंटली WWE ने फायर किया था। तो उन्होंने अभी रिसेंटली कुछ ऐसे किसी रैंडम पॉडकास्ट में कुछ ऐसी बात बोल दी जो शायद टोनी खान को पसंद नहीं आई, और उन्होंने तो बॉबी फिश का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने से इनकार कर दिया है। तो इसके पीछे काफी सारी और भी वजह हो सकती है। नंबर वन बीइंग, जो मेरे ख्याल में हो सकती है, वो है बॉबी फिश की एज। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें, एडम कोल, काइली और राइली की दोनों की एज आई थिंक 35 साल से नीचे है। वहीं बॉबी फिश अपने 40s में एंटर कर चुके हैं। और बॉबी फिश काफी ज्यादा इंजरी प्रोन भी हैं। मतलब छोटे छोटे, मतलब कुछ मैचेस हो सकते हैं कि ही माइट गेट इंजर्ड, और टोनी खान को उतना ज्यादा ही रिप्लेसमेंट इनके लिए करनी पड़े। तो बीइंग अ फैन ऑफ AEW, बीइंग अ फैन ऑफ WWE, जो पिछले 6 या 7 साल में मैंने NXT में देखा, बॉबी फिश इज अ वेरी गुड रेसलर, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। और पिछले 2-3 महीने पहले जब एडम कोल और हैंगमैन पेज के बीच में जो उनकी फ्यूड चल रही थी, तो उसमें बॉबी फिश ने भी काफी ज्यादा अमेजिंग और फनी सेगमेंट दिए थे। जैसे वो बीच बीच में वो हैंगमैन पेज कुछ अगर प्रोमो कट कर रहे हो तो वो उनको हैकल करते थे, मतलब वो उनके बीच में बोले जा रहे थे। तो बॉबी फिश एज वेल एज काइलो राइली, मतलब दोनों ही मिलके अपने आप को कंप्लीट करते हैं। मतलब बॉबी फिश या काइलो राइली अगर आप इंडिविजुअली देखो तो उतने ज्यादा खास है नहीं, या अनटिल अनलेस जब तक उनको आप कोई किसी फैक्शन में ना डाल दो, जैसे अनडिस्प्यूटेड एरा या फिर अब AEW में दी अनडिस्प्यूटेड एलीट, यंग बक्स, एडम कोल और री ड्रैगन। तो काइले और राइली और बॉबी फिश दोनों की एक टीम का नाम है री ड्रैगन, जिनको AEW में आई थिंक 2 या 3 मैचेस AEW टाइटल के लिए 2 या 3 मौके मिले हैं। नंबर जो मेरे को नंबर वन याद है वो है जोरासिक जोरासिक पार्क, यंग बक्स वर्सेस काइलो राइली एट रेवोल्यूशन। तो मैच भी काफी ज्यादा एंटरटेनिंग था। ऑब्वियसली तीनों टीम काफी ज्यादा एथलेटिक हैं, और यंग बक्स के दिमाग, इंक्लूडिंग काइलो राइली और बॉबी फिश का दिमाग मिलके, वो मैच मेरे को अभी भी याद है, काफी ज्यादा फनी था। बट एंड में जाके यंग बक्स और रीड ड्रैगन के बीच में जो समझौता था कि एक दूसरे को अटैक नहीं करेंगे, वो फाइनल हुआ। तो इस न्यूज से रिलेटेड ही एक अदर न्यूज है जो है रिलेटेड टू काइलो रैली। अब ये जो आप फोटो देख रहे हो, ये फोटो काइलो रैली ने अपने इंस्टाग्राम वाले पे डाली है। मैं काइलो रैली इतनी बार बार लंबा लंबा नहीं बोलूंगा, उनको जस्ट कहूंगा मैं काइल। तो उन्होंने ये न्यूज फोटो डाली है अपने इंस्टाग्राम की स्टोरीज में, और उन्होंने ये भी लिखा है ईटिंग अ स्पून ऑफ पी। अब पी का क्या मतलब है वो काइल ही जाने। तो इसमें अभी ये पता चला है कि जो काइलो राइली, उन्होंने अपनी जो नेक फ्यूजन इंजरी है उसका कुछ इलाज कराया है, या अपनी जो नेक फ्यूजन की सर्जरी कराई है, जो काइलो राइली को आने वाले 6 या 7 महीने या इनडेफिनेटली आउट ऑफ एक्शन डाल सकती है। अगर ये न्यूज सच है तो मेरे ख्याल से री ड्रैगन वर्सेस यंग बक्स, या फिर दी एलीट वर्सेस दी अनडिस्प्यूटेड एरा AEW में देखने को, मेरे ख्याल से जो भी हमने एक ड्रीम सोचा था वो अब शायद ना हो, क्योंकि AEW ने बॉबी फिश का कॉन्ट्रैक्ट जो 31 अगस्त 2022 को एक्सपायर होता है उसको रिन्यू करने से मना किया। तो अब बॉबी फिश का क्या होगा दैट वी डोंट नो। बट एज फार एज आई एम कंसर्न, ये शायद ट्रिपल एच के पास चले जाएं, क्योंकि ट्रिपल एच के पास आज भी अनडिस्प्यूटेड एरा का एक इंडिविजुअल बचा हुआ है, वो है रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग। तो अगर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को वो अगर मेन रोस्टर पे बुलाते हैं, रॉ पे या स्मैकडाउन पे, या फिर वो अगर NXT पे भी रखते हैं, 2.0 NXT पे भी रखते हैं, तो बॉबी फिश के साथ उनकी एक टैग टीम बना सकते हैं। बट क्या ट्रिपल एच आज भी बॉबी फिश में वो वैल्यू देखते हैं जो वो वैल्यू उनकी देखते थे 3 साल पहले, जब वो एडम कोल, रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और काइलो राइली के साथ देखते थे? क्या आज भी बॉबी फिश में अकेले वो
पोटेंशियल बचा है कि वो अपने दम पे एक टैग टीम चला सकें, या मतलब या ये भी एक सिंपल एक जॉबर रह जाएंगे, या फिर एनहांसमेंट टैलेंट, या फिर एक कोच बन जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो रिसेंटली बॉबी फिश ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि ट्रिपल एच काफी ज्यादा इज वेरी गुड, उन्होंने बैक स्टेज में काफी अच्छा माहौल रखा। तो ये बात सुन के मेरे ख्याल से टोनी को अच्छा नहीं लगा होगा। तो टोनी, जब तक टोनी खान अच्छा है वो अच्छा है, और जब वो बुरा है तो उससे बुरा और कोई नहीं। सिमिलरली आप हर एक इंसान के साथ होते हैं। तो बॉबी फिश को ये बोलना कि ट्रिपल एच के साथ मैं जंग पे जाने को भी तैयार हूँ, अगर वो बोले, तो अगर मेरे अंडर भी बॉबी फिश, मेरा अगर रेसलिंग प्रमोशन होता और मेरे अंडर भी बॉबी फिश काम कर रहे होते और वो मेरे सामने वाले कॉम्पिटिटर के बारे में बोलते कि मैं उसके साथ वॉर करने के साथ जा सकता हूँ, तो मैं बोलूंगा जा भाई, उसके साथ ही जा, मेरे साथ टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है। देखते हैं कि कितना वॉर कर लेता है तू ट्रिपल एच के साथ। तो यही है। तो मेरा मानना है कि बॉबी फिश का ये जो स्टेटमेंट है, ये अगर टोनी इस चीज को स्पोर्टिंगली लें और वो बॉबी फिश का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर भी दें, तो मेरे ख्याल से टोनी खान भी बॉबी फिश से उतना ज्यादा पोटेंशियल नहीं ले पाएंगे जितना ट्रिपल एच ले पाएंगे, क्योंकि बॉबी फिश की हिस्ट्री काफी ज्यादा लंबी है डब्ल्यूडब्ल्यूई में एज कम्पेयर टू द ऑल एलीट रेसलिंग। और ये जो काइल ओराइली वाली न्यूज है, इससे इससे मेरा जो अनडिस्प्यूटेड एरा वर्सेस दी एलीट केनी ओमेगा और यंग बग्स वाला मैच था, उसकी भी उम्मीद काफी कम हो गई है। और पिछले, जब से केनी ओमेगा गए थे फुल गियर में हैंगमैन पेज को टाइटल ड्रॉप करने के बाद से, उसके बाद से ये चीज बिल्डअप हो रही है। तो मेरे ख्याल से एडम कोल भी इंजर्ड है, तो वो भी अभी पिछले 2-3 हफ्ते पहले वो आए थे जब उन्होंने यंग बक्स को के साथ अपना हील टर्न किया था, या यंग बक्स ने अपना बेबी फेस टर्न किया था। तो तब से मेरे ख्याल से तीनों को हमने नहीं देखा है। मैं विश करूंगा तीनों सेफ रहें, चाहे किसी भी प्रमोशन में रहे, AEW में रहे या WWE में रहे या इम्पैक्ट जाए या कंट्रोल या नैरेटिव में जाए या न्यू जापान जाए, मतलब जहां भी रहें हेल्दी रहें, सेफ रहें, क्योंकि सबकी अपनी अपनी फैमिली है, राइट। तो विद दैट बीइंग सेड, अब है तो ये बैड न्यूज, क्योंकि यंग बक्स वर्सेस जी ड्रैगन वाला मैच भी मैं काफी टाइम एक्सपेक्ट कर रहा था कि देखने को मिले, क्योंकि इट्स अ वन टाइम अफेयर, क्योंकि हम फैन है, एक बार देखने के बाद हम भूला जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे लाइफ में। बट द एलीट वर्सेस द अनडिस्प्यूटेड एरा, जो एक तरह से टोनी खान ने कॉपी किया था और NXT से उठा के सीधा अपने डायनामाइट वाले रोस्टर पे डाल दिया बिना कुछ एफर्ट करे। तो अब यही देखना होगा, अगर बॉबी फिश रिलीज हो चुके हैं तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और सिमिलरली काइल ओराइली अभी बेड पे हैं, और इनकी जो नेक फ्यूजन इंजरी है वो शायद इनको इनडेफिनिट, मतलब ये कब वापस है किसी को नहीं पता, कि या तो शायद अगले हफ्ते वापस आ जाएं या अगले साल वापस आ जाएं। तो तब तक ये देखना होगा कि काइल ओराइली का कैसा रहेगा। और काइल ओराइली, टेक्निकली स्पीकिंग, काइल ओराइली इज अ वेरी गुड प्रोफेशनल रेसलर, आई रियली एंजॉय हिम रेसल। बट अगर काइल ओराइली अकेले रिंग में है तो it's not very convincing enough. So last time Kyle O'Reilly was in Royal Rampage, जहां उन्होंने, सॉरी, काइल ओराइली वाज इन अ बैटल रॉयल जहां उन्होंने फेस किया था जॉन मॉक्सली को, जब सीएम पंक एक्चुअल में इंजर हो गए थे। तो सीएम पंक, सॉरी, जॉन मॉक्सली वर्सेस काइल ओराइली, वो मैच भी काफी अच्छा था। मेरे को कुछ कुछ स्पॉट्स तो याद हैं उसके, बट इतनी ज्यादा रेसलिंग हो जाती है तब कौन इतना याद रखे। और काइल ओराइली वर्सेस डार्बी एलिन का भी मैच डबल और नथिंग में वो जबरदस्ती डाला था, सबको पता है, बट वो मैच भी ठीक ठाक था। दोनों ही, डार्बी एलिन और काइल ओराइली दोनों ही काफी अच्छे प्रोफेशनल रेसलर्स हैं, विदाउट एनी डाउट। सो विद दैट बीइंग सेड, इन माय ओपिनियन, जो हमारा सपना है ऑल एलीट रेसलिंग में अनडिस्प्यूटेड एरा वर्सेस यंग बक्स एंड केनी ओमेगा, दी एलीट को देखने का, वो मेरे ख्याल से दिन पर दिन, सेकंड बाय सेकंड खत्म होता जा रहा है। और ऑब्वियसली अनडिस्प्यूटेड एरा अगर नहीं होगी, काइल ओराइली, बॉबी फिश, एडम कोल नहीं होंगे, तो फिर वो ट्रियो चैंपियनशिप के लिए भी मेरे ख्याल से जो भी रेस चल रही है वो, उसके बारे में सोचना भी बेकार है। तो ये था मेरा टेक इस पूरे मैटर पे। बॉबी फिश अगर चाहते तो वो AEW में ढंग से रह सकते थे, बट उन्होंने कुछ ऐसा बोला जो शायद टोनी को पसंद ना आए, या अब वो शायद सीधा ट्रिपल एच के पास जाएं, क्योंकि ट्रिपल एच अंडरस्टैंड बिजनेस वे मच मोर एज कम्पेयर टू टोनी, या टोनी अंडरस्टैंड बिजनेस एज कम्पेयर टू ट्रिपल एच। तो इट्स एंजॉय, बट एट द एंड मैं दोनों को विश करूंगा बेस्ट ऑफ लक इन देयर फ्यूचर। उसके बाद अगली न्यूज जिसने आग लगा दी वो है ब्रॉन स्ट्रोमन वाली। अब ब्रॉन स्ट्रोमन
को पिछले साल जून के टाइम में WWE ने रिलीज कर दिया था, जब WWE ने एक साथ ही पैंडेमिक के टाइम में, इवन पैंडेमिक के टाइम में WWE ने 170 से ज्यादा लोगों को निकाला, जिसमें ब्रॉन स्ट्रोमन भी एक है। तो ब्रॉन स्ट्रोमन ने AEW से रिलीज होने के WWE से रिलीज होने के बाद काफी सारी चीजों में इन्वॉल्व रहे, जैसे उन्होंने अपना एक छोटा सा और प्रमोशन बना लिया, दैट वाज कंट्रोल योर नैरेटिव। अब वो प्रमोशन कहाँ है, उसका टीवी क्या है, उसको यूट्यूब पे देखो कैसे देखो, मैंने नहीं देखा, बट वो प्रमोशन था काफी ज्यादा क्रिप्टिक, और वो थोड़ा डार्क लाइट मैचेस वगैरह था, तो वो उतना उसके लिए एक अलग ऑडियंस चाहिए हो। मेरे ख्याल से मैंने तो कंट्रोल योर नैरेटिव का एक मैच भी नहीं देखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि और प्रमोशन जो भी चल रहा होगा अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि कंट्रोल ऑफ नैरेटिव में नंबर 1 थे EC3, ईथन कार्टर, जिनको WWE ने रिलीज किया। दूसरे थे ब्रॉन स्ट्रोमन, जिनको WWE ने रिलीज किया। तीसरे थे कैरियन क्रॉस, जिनको WWE ने रिलीज किया, काफी बुरी तरीके से ट्रीट किया था मेन रोस्टर पे मंडे नाइट रॉ में विंस मैकमैन ने। फिर उसके बाद उनको रिलीज कर दिया, तो उन्होंने अपना एक प्रमोशन ज्वाइन किया, कंट्रोल योर नैरेटिव। EC3 और ब्रॉन स्ट्रोमन का जो प्रमोशन था उसको ज्वाइन किया। बट वे रिसेंटली ब्रॉन स्ट्रोमन कैरियन क्रॉस को कॉल आया ट्रिपल एच का टेक ओवर करने के बाद कि भाई तुम आ जाओ, मैं संभाल लूंगा। क्योंकि मेरे ख्याल से जब पेंडेमिक एरा चल रहा था, या पेंडेमिक एरा का स्टार्ट होने से 3 या 4 महीने पहले, मतलब जनवरी 2020 तक, कैरियन क्रॉस को ट्रिपल एच ने अपने लाडले बेटे की तरह ट्रीट किया, जैसे एडम कोल, जैसे कीथ ली, जैसे फिन बैलर, जॉनी गार्जानो, टोमासो चैम्पा, कार्मेलो हेज, रिकोशे, एलिस्टर ब्लैक, अंड्राडे, मतलब इन सबको ट्रिपल एच ने काफी प्यार से ट्रीट, तो इंक्लूडिंग कैरियन क्रॉस। तो रिसेंटली कैरियन क्रॉस भी अब उन्होंने WWE वापस ज्वाइन कर लिया। ऑब्वियसली सबको जॉब की सिक्योरिटी चाहिए, सबको अपना रेगुलर पैसा चाहिए, तो इस वजह से कैरियन क्रॉस ने सोचा कि बेटर वही रहेगा कि वो पापा ट्रिपल एच के पास वापस चले जाए। सो अभी रिसेंटली ये भी न्यूज आई है कि ब्रॉन स्ट्रोमन इज गोइंग टू मेक हिज रिटर्न एट दिस नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ, जो क्लैश ऑफ द कैसल के बाद का रॉ होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ब्रॉन स्ट्रोमन अच्छा करे, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमन ने जब WWE ज्वाइन किया था, तो आई थिंक 2015 में ज्वाइन किया था, तो और वो इनिशियली पार्ट थे ब्रे वायट के। ब्रे वायट, लूक हार्पर एके ब्रोडी ली, ब्रॉन स्ट्रोमन और एरिक रोवन, इन सब की चारों की टीम थी। तो इन्होंने कुछ ऐसा फन्ने का 30 मार का काम नहीं किया था, बट धीरे धीरे विंस मैकमैन ने ब्रॉन स्ट्रोमन को एज अ रियल बिग गाय ट्रीट किया। बट ब्रॉन स्ट्रोमन से तुम दौड़ भाग करानी है करा लो, किसी चीज को उल्टाना है पलटाना है, तो ही इज एक्सपर्ट इन दैट। बट प्रोफेशनल रेसलिंग रिंग में जो जिस टाइप की क्वालिटी फिन बैलर, जिस टाइप की क्वालिटी एजे स्टाइल्स, जिस टाइप की क्वालिटी केनी ओमेगा, यंग बक्स, CM पंक, ब्रायन डेनियल्सन से आती है, उस टाइप की क्वालिटी ऑब्वियसली ब्रॉन स्ट्रोमन से हम उम्मीद नहीं कर सकते। और विंस मैकमैन को भी ना ऐसे ही कुछ ऐसा बंदा चाहिए होता है, जो मतलब जिनकी 6 या 7 फुट हाइट हो, मतलब थोड़ा हट्टा कट्टा हो, मसल हो, बिग बीफी मसल हो, और वो उनको एज अ बिग मैन ट्रीट करते हैं। जैसे मतलब इस आज से 40 साल पहले हल्क होगन थे, रैंडी सैवेज थे, अल्टीमेट वॉरियर थे, और मेवन थे, और जो भी XYZ प्रोफेशनल रेसलर थे, तो विंस मैकमैन को मतलब मीटी मैन और बड़े बड़े आदमी ही पसंद है। रेयरली कभी दिखता है कि विंस मैकमैन ने किसी छोटे रेसलर को पुश किया। तो ब्रॉन स्ट्रोमन का यही है कि मतलब जैसे ही बेल बजती है, तो ये बंदा मतलब जो कर सकता है वही करेगा, कि रिंग पलट देना, गाड़ियां पलट देना, रनिंग पावर स्लैम देना, XYZ। तो इनसे मैं जितनी ज्यादा उम्मीद नहीं करता, क्योंकि विंस मैकमैन ने भी ब्रॉन स्ट्रोमन को काफी पैथेटिक तरीके से ट्रीट किया था। और रेसलमेनिया 34 का मेरे को याद है, जहाँ ब्रॉन स्ट्रोमन ने WWE का टैग टीम डिवीजन को एक ही बार में खत्म कर दिया, जब उन्होंने वो किसी छोटे से बच्चे के साथ अपना टैग टीम करी थी, उसका नाम पता नहीं क्या है, बट जो भी था कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यही उम्मीद है कि ब्रॉन स्ट्रोमन अपना मंडे नाइट रॉ में अपना रिटर्न करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ट्रिपल एच ब्रॉन स्ट्रोमन को ढंग से डील करें, ना कि विंस मैकमैन की तरह। तो अगर हम देख लें ब्रॉन स्ट्रोमन के पिछले 10-15 मैचेस, तो ब्रॉन स्ट्रोमन का रियल लाइफ नेम एडम शर है। तो इन्होंने ये तो सारे इंडी रेसलिंग प्रमोशंस हैं, इंडी रेसलिंग सब्सक्राइब। बट उनका लास्ट मैच जो था वो था WWE टाइटल के लिए ट्रिपल थ्रेट
बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, जब बॉबी लैशली ने ब्रॉन स्ट्रोमन को हरा दिया था और ड्रू मैकिंटायर को भी हरा दिया था। बाय द वे, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन रेंस एट क्लैश ऑफ द कैसल। उसके बाद बॉबी लैशली डिफीट ब्रॉन स्ट्रोमन डिफीट ड्रू मैकिंटायर, मेस वर्सेस टी बार, रेट्रिब्यूशन वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन, ड्रू मैकिंटायर, एक ही मतलब कॉम्बिनेशन रिपीट कर करके 2-on-1 हैंडीकैप, ब्रॉन स्ट्रोमन, मेस और टी बार। ये वो टाइम था, वो थंडर डोम वाला यार, वो बहुत ही डिप्रेसिंग था। मतलब उसको देखने से सर में दर्द, उससे पहले और ज्यादा डिप्रेसिंग था जब वो खाली सी एक परफॉर्मेंस सेंटर में रेसलिंग हो रही होती। एटलीस्ट उसी टाइम पैरेलली AEW ने क्या किया था, जिनके जो भी हील या बेबी फेस रेसलर थे, जो भी पैंडेमिक में जितने भी मैन पावर अलाउड थी, उनसे ही उनको ही ऑडियंस बनाते थे। जैसे MJF और शॉन स्पियर्स की मेरे को 2-3 सेगमेंट याद है, वो काफी ज्यादा फनी, वहीं से पिनेकल स्टार्ट होता। तो उसके बाद स्टील केज मैच, वही ब्रॉन स्ट्रोमन और शेन मैकमैन रेसलमेनिया, वो टाइम याद करके ही मेरे सर में दर्द दिख रहा है, सर का दर्द में हो रहा है, बट याद करके हो रहा है। 2-on-1 हैंडीकैप, अलायस वर्सेस जैक्सन राइक। ओ माय गॉड, जैक्सन राइक, वो वाला टाइम सच में डिप्रेसिंग। WWE ने पेंडेमिक में कुछ ज्यादा ऐसा अच्छा काम नहीं किया था, बल्कि और पेंडेमिक को और वाहियात बना दिया था। वही ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस जैक्सन राइकर, ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस एलायस, ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस, ये मतलब जो देख रहे हो ना, ये है विंस मैकमैन की बुकिंग। 3 मिनट के मैच, 2 मिनट के मैच, दी हर्ट बिजनेस वर्सेस एडम पियर्स एंड ब्रॉन स्ट्रोमन। विंस मैकमैन ने हर्ट बिजनेस का भी जो बेड़ा गर्क किया वो तो सबको पता है। बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन, 4 मिनट का मैच। रॉयल रंबल में थे, ये रॉयल रंबल का पूरा लाइनअप हो, इसमें ब्रॉन स्ट्रोमन थे, उन्होंने क्या किया राम ही जाने। बट आई थिंक ये वो वाला रॉयल रंबल है जिसमें कौन जीते थे, अच्छा जिसमें एज जीते थे। ओके, उससे पिछले साल वाले रॉयल रंबल में ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस कीथ ली का शोडाउन हुआ था, वो काफी एक्साइटिंग था, जब ब्रॉक लेसनर ने मैसेकियर कर दिया था पूरे, मतलब 21 नंबर तक ब्रॉक लेसनर वाज नॉट एलिमिनेटेड, फिर ड्रू मैकिंटायर वो जीते थे। अनफॉर्चुनेटली ड्रू मैकिंटायर का वो वाला रन हो नहीं पाया, क्योंकि उसके जस्ट बाद ही पेंडेमिक और लॉकडाउन और यू नो। रॉ वर्सेस स्मैकडाउन एलिमिनेशन टीम रॉ, वही सर्वाइवर सीरीज का कुछ मैच होगा, कुछ याद नहीं। रेट्रीब्यूशन वाला कुछ मैच है, इसमें रेट्रीब्यूशन ने ब्रॉन स्ट्रोमन को हरा दिया था। ट्रिपल थ्रेट था, यूनिवर्सल टाइटल। इस वाले मैच में रोमन रेंस ने ब्रॉन स्ट्रोमन को हरा दिया था। बट मेरे को वो वाला देखना है जब ब्रॉन स्ट्रोमन ने गोल्डबर्ग को हराया था, क्योंकि जब रोमन रेंस पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था, कोविड अपने फुल स्विंग में था, कोविड बोलना वैसे अलाउड नहीं, तो कोविड अपने फुल स्विंग में था, तो रोमन रेंस ऑब्वियसली हमको पता है, मतलब ल्यूकीमिया से उनकी डीलिंग रही है, तो उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है थोड़ा वीक है। और उसके बाद ही तो रोमन रेंस ने बोल दिया था कि मेरे को नहीं शो करना, मेरे लिए मेरी फैमिली जरूरी है, मेरे लिए मेरा लाइफ जरूरी है, तुम्हारा रेसलमेनिया तुम खाली कमरे में करा रहे हो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। फिर उसके 6 या 7 महीने बाद रोमन रेंस वापस आए थे, ब्रॉन स्ट्रोमन और ब्रे वाइट का ही मैच था, जहां उन्होंने डिफीट किया था, और तब से वो बने थे ट्राइबल चीफ। और कल के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में उसी दिन का सेलिब्रेशन होगा, वो है 2 ईयर सेलिब्रेशन, 2 रुपीज में। उसके बाद मतलब ये सब इससे वही चीज प्रोजेक्ट हो रही है कि ब्रॉन स्ट्रोमन को WWE में वैसा मतलब प्रोजेक्ट नहीं किया था, या फिर वो उस टाइप के रेसलर्स हैं ही नहीं कि जिसको विंस मैकमैन ना पुश कर सके। अब विंस मैकमैन के पास ओमास है, विंस मैकमैन के पास बिग गाय में ओमास के अलावा जो अपोलो क्रूज के साथ में भी कमांडर अजीज, बाबा टुंडे, तो वो भी ही इज नॉट अ वेरी गुड रेसलर। और WWE के पास वीर है, वीर महान, तो उसको भी WWE ने कुछ ऐसा पोर्ट्रे नहीं किया है कि जिससे हम कन्विंस हुए कि हाँ इट्स अ बिग गाय और ये अगर चाहे तो ये टाइटल होल्ड कर सकता है। तो अगर मैं ऐसे कहूँ, ब्रॉन स्ट्रोमन, ओमास, वीर और कमांडर अजीज, इन चारों में से कौन टाइटल होल्ड करने के लिए सबसे बेस्ट है, तो वो ब्रॉन स्ट्रोमन। बट अगर आप मेरे को बोलो रोमन रेंस, ब्रॉन स्ट्रोमन, ड्रू मैकिंटायर, तो ऑब्वियसली ब्रॉन स्ट्रोमन थर्ड पे होता है। तो मैं कहूँ अगर ट्रिपल एच के जब से उन्होंने टेक ओवर किया है, तो ब्रॉन स्ट्रोमन को अक्वायर करना, या तो ट्रिपल एच धीरे धीरे वापस वाइट फैमिली बिल्डअप कर रहे हैं, या तो मतलब ट्रिपल एच ने
उठा लिया मार्केट से ब्रॉन स्ट्रोमन, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल थे और मेरे ख्याल से ब्रॉन स्ट्रोमन AEW जाने भी नहीं वाले थे। तो विद दैट बीइंग मैं उम्मीद करता हूँ ट्रिपल एच ब्रॉन स्ट्रोमन की बुकिंग का थोड़ा ख्याल रखें, क्योंकि बंदा कैरिज्मेटिक है, बंदा यूट्यूब पे व्यूज खींचता है, बंदा ट्विटर पे ट्रेंड होता है, बंदा मतलब जो भी काम करता है उसको लाखों करोड़ों लोग ऑब्वियसली देखते हैं। जैसे ब्रॉन स्ट्रोमन ने ट्रक पलट, ब्रॉन स्ट्रोमन ने रोमन रेंज को स्ट्रेचर पे जा रहा था, उसको सीढ़ी से फेंक दिया, उसको लेंथ से फेंक दिया। तो उसको यूट्यूब काफी ज्यादा, उसको मतलब यूट्यूब पे अटेंशन काफी ज्यादा मिलता है। तो शायद ट्रिपल एच के दिमाग में अभी भी यही होगा कि किस तरीके से ब्रॉन स्ट्रोमन को हम यूज करें अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस के लिए, क्योंकि बंदे की पहचान है WWE का, इज अ वेरी नोन रेसलर। और ये जो ब्रॉन स्ट्रोमन की बॉडी है, इन्होंने काफी ज्यादा लीन कर ली है कंट्रोल योर नैरेटिव ज्वाइन करने के बाद। तो देखना होगा वो किस तरीके से अब ब्रॉन स्ट्रोमन का सेकंड चैप्टर शुरू होता है WWE में। वह काफी ज्यादा देर बात करी ब्रॉन स्ट्रोमन के लिए, बट इट्स ओके, वो बंदा डिजर्व भी करता है, क्योंकि वो बंदा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ड्रॉ है, बट अटेंशन वो ग्रैब कर लो। बट इसमें अब दो तीन चीजें मैं बंद वीडियो क्लोज करने से पहले कह दूं कि ब्रॉन स्ट्रोमन की जो लॉकर रूम में है वो रेपुटेशन कुछ इतनी ज्यादा खास है नहीं, क्योंकि जब WWE ने फर्स्ट राउंड ऑफ कट्स किए थे अप्रैल 2020 में, तो ब्रॉन स्ट्रोमन ने बोला था कि इंडिपेंडेंट रेसलर जो जिनकी जॉब वगैरह चली गई क्योंकि ऑडियंस नहीं, तो उन्होंने बोला कि वी नीड सपोर्ट। तो ब्रॉन स्ट्रोमन ने बोला कि अगर तुमको ये प्रोफेशन पसंद नहीं है, प्रोफेशनल रेसलिंग का या स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट का, जो अपने घर पे बैठ। बट ब्रॉन स्ट्रोमन ने ये बोला, बट उसी लॉकर रूम में फिन बैलर है, उसी लॉकर रूम में एजे स्टाइल्स हैं, शिंसुके नाकामुरा हैं, सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस और कितने बड़े बड़े इंडिपेंडेंट रेसलर्स हैं। तो उन्होंने बोला कि ब्रॉन यार तू मतलब ठीक है, तेरी अच्छी बात है, तू बिना किसी प्रोफेशनल रेसलिंग एक्सपीरियंस के तेरे को इतना बड़ा स्टार बना दिया है, तू यूनिवर्सल टाइटल होल्ड कर रहा है, तो तूने आंड्रे द जायंट मेमोरियल जीता है और तूने मतलब न जाने क्या क्या एक्युलेट्स तेरे को मिले ही है ना। तो तू मतलब सामने इंडिपेंडेंट रेसलर्स का जो शायद बॉडी साइज में तेरे से कम है बट तेरे से ज्यादा टैलेंटेड है, उनकी अगर नौकरी जारी है तो यू शुड नॉट मेक फन। उनका मतलब मजाक मत उड़ाना, कम से कम थोड़ी तो मर्यादा रखी। बट समय का पहिया है ना, वो चलता है। तो फिर उसे आई थिंक 6 या 7 महीने बाद ब्रॉन स्ट्रोमन को भी WWE ने रिलीज कर दिया था, तो सब बराबर हो गया। सो फाइनली कंट्रोल योर नैरेटिव, उसका मेरे के बाद मुझको कुछ भी ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो बट वो जो भी है वो चीज वो खत्म होने के कगार पे है। अगर ईथन पेज भी WWE में आ जाए, ये कितना मस्त रहेगा कि वो कंट्रोल योर नैरेटिव भी WWE में अपना स्टार्ट कर, प्रमोशन के अंदर प्रमोशन है। तो विद दैट बीइंग सेड, सबसे पहले हमने आज बात करी बॉबी फिश की, इनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। अगर ये AEW छोड़ के WWE जा रहे हैं तो इनके लिए बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि हमारे ट्रिपल एच हैं वो इनकी केयर करेंगे। नंबर 2 काइल ओराइली, इनको भी काफी बेस्ट ऑफ लक, जल्दी ठीक है वापस आए रिंग में। एडम कोल के लिए भी बेस्ट ऑफ लक, जल्दी ठीक हो वापस आए रिंग में, क्योंकि मेरे को वो बे करने में बहुत मजा आता है, और वो बूम। उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन के बारे में उन्होंने बात करी, इनके लिए भी काफी अच्छी विशेष कि वो अच्छा परफॉर्म करें मंडे नाइट रॉ में, और जहां बकवास करेंगे हम बोलेंगे। सो विद दैट बीइंग सेड, आज की वीडियो एंड करते हैं। और मैं कल की वीडियो के लिए बता दूं, ट्रिपल एच का इंटरव्यू अभी एरियल हवानी के साथ हुआ, उन्होंने उसमें काफी सारी बातें करी। मैं उसके बारे में थोड़ा रीड करूंगा, पूरा पॉडकास्ट वगैरह देखूंगा, फिर मैं अपना माइंड मेकअप करूंगा, तो उसमें मैं वीडियो बनाऊंगा। तो टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू इंडी रेसलिंग। और ये वीकेंड काफी खतरनाक होने वाला है। फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन, रैमपेज लाइव है, फ्राइडे नाइट डेट है। क्लैश ऑफ द कैसल में सिर्फ 6 या 7 मैचेस हैं। उसके बाद वर्ल्ड्स कोलाइड है, उसका मैं क्या रिव्यू करूं, उतना ज्यादा है नहीं, बट उसमें रिकोशे वर्सेस कार्मेलो हेयस है, वो शायद पूरा शो स्टील कर रहे हैं। उसके बाद है मेन AEW ऑल आउट, CM पंक वर्सेस जॉन मॉक्सली, और अभी भी AEW ऑल आउट कार्ड में 14 या 15 मैचेस हैं। और वहीं पैरेलली अगर हम क्लैश ऑफ द कैसल में देखें तो वहां सिर्फ 7 मैचेस। तो ये देख सकते हो कि दोनों कंपनीज अपने पेपर कैसे ट्रीट कर रही हैं। या तो हम बोल सकते हैं क्वांटिटी इज नॉट क्वालिटी, या क्वालिटी कम हो तब भी ज्यादा बेटर। बट ये भी कहा जाता है कि क्वांटिटी इज इटसेल्फ अ क्वालिटी।
मतलब ज़्यादा से ज़्यादा होना भी क्वालिटी होता है, मतलब फौज में सैनिक ज़्यादा होना भी तो एक क्वालिटी है ही ना। तो दैट बीइंग सेड आज की वीडियो यहाँ एंड करते हैं और टाड़ा।